नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हाल ही की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनकी प्रैक्टिस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपको आपकी तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे। आइए शुरू करते हैं। अब इसमें हमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो नंबर सीरीज का प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये जो श्रृंखला है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी श्रृंखला है, जिसके अंकों को हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 9, 5, फिर दिया है 16, 27, 25, 32, 81, 125 और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क और फिर दिया हुआ है 243। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं। ये संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही हैं। तो इस स्थिति में हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही मिल सकता है। तो अब देखें तो 8 और 9 में कितने का अंतर हो जाता है, 1 का अंतर हो जाता है +1। इसी प्रकार 9 में और 5 में कितने का अंतर हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है -4 का अंतर। फिर 5 से लेके 16 में कितने का अंतर हो जाता है, ये हो जाता है +11 का अंतर। फिर 16 से लेके 27 मतलब -9। फिर 27 से लेके 25 मतलब -2। तो इस अंतर को देखें तो +1 -4 +11 -2। तो ये एक सिमेट्रिकल या फिर एक क्रम से बढ़ने वाला अंतर नहीं है। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं लगा होगा। जब भी इस प्रकार का लॉजिक नहीं लगे कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर है उसमें हमको कोई भी हिंट नहीं मिल रही हो, कोई भी एक पैटर्न पता नहीं चल रहा हो, तो हम क्या करते हैं, एक एक संख्या छोड़ के अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 8 और 5 में अगर हम देखें तो कितने का अंतर हुआ, 8 और 5 में अंतर होता है, 8 में से 5 अगर हम घटा दें मतलब ये -3 हो गया। इसी प्रकार अगर हम 9 और 16 का अंतर देखें तो ये कितना होता है, 9 और 16 का अंतर होता है +7 का। फिर 5 और 27 का अंतर होता है, 5 और 27 का अंतर होता है +22। फिर 16 और 25 का अंतर होता है +9। तो ये यहाँ पे भी हमें कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि -3 +7 +22 +9 इस प्रकार क्या दिया हुआ है। तो अब अगर हम दो संख्याओं का अंतर देखें तो हमें कोई हिंट मिलती है क्या, 8 से लेके 16 आए, हम 16 से लेके 32 आए, मतलब यहाँ पे एक ये हिंट है। उसी प्रकार दो संख्या छोड़ के 9 से लेके 27 आए, फिर 27 से लेके दो संख्याएं छोड़ी तो 27 से लेके ये हो जाएगा 81। मतलब ये क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, फिर 9 तिया 27, 27 तिया 81। इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे देखें फिर तीसरे में तो यहाँ दिया हुआ है 5, ये जैसे कि ये 5 से लेके 25, 5 पच्चम 25, फिर 25 में 5 का गुणाकार करने पे 125। इस प्रकार से श्रृंखला आगे बढ़ रही, दो अंकों को दो संख्याओं को छोड़ने पे हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से हम दो संख्याएं अगर पीछे चले तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 32, और 32 से अगर हम दो संख्याएं पीछे चलें तो ये पे हो जाता है 16, और उससे दो संख्या पीछे चलने पे मिलता है 8। मतलब क्या हुआ है, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 दूना 64। इसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क से दो संख्याएं छोड़ें तो हमको क्या मिलता है, एक ये संख्या 243 और 64, और यहाँ पे दिया हुआ 25। इस प्रकार से उससे दो संख्याएं पीछे छोड़ें तो हमको दिया हुआ 125 के बाद सीधे 25। तो ये क्या हो जाता है, 5 पच्चम 25, 5 में 5 का गुणा करने पे 25 में 5 का गुणा करने पे 125, और 125 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 125 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो हमको 625 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी दो संख्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 64 और एक आ जाएगी 625। मतलब 64 और 625, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है एक निश्चित
भाषा में टेप को 4825 के रूप में कोडित किया जाता है, शार्ट को 93814 के रूप में कोडित किया जाता है, ट्यूब को 4675 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसमें की अक्षर ई के लिए कौन सा कोड, कौन सा कूट उपयोग किया गया है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला के शब्द या लेटर आ जाते हैं, वर्ड या लेटर आ जाते हैं और उनको नंबर्स के रूप में कोडित किया जाता है, तो हम प्लेस वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, प्लेस वैल्यू वाले लॉजिक लगाते हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड इस प्रकार के लेटर्स होते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और इसी प्रकार एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। तो अब अगर हम देखें तो हमें कौन सा शब्द दिया हुआ है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, टेप, TAPE। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। और इसको कैसे कोडित किया हुआ है, 4, 8, 2, 5। अगर हम 20 का 4 से संबंध करें, मतलब ये 5 डिवाइड बाय 5 हुआ, भागित 5 हुआ, लेकिन 1 से लेके 8 है तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, गुणित 8 हुआ। फिर 16 से लेके 2 है, मतलब यहाँ पे भाग गया 8 का। फिर 5 से लेके 5 है, मतलब यहाँ पे भाग गया 1 का। तो यहाँ पे कोई भी हमें लॉजिक नहीं मिल रहा है। दूसरे वाले में भी देख लेते हैं कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या। दूसरे वाले में हमको क्या दिया हुआ है, SHART। S मतलब 19, H मतलब 8, A मतलब 1, R मतलब 18 और T मतलब 20। इसको कैसे कोडित किया हुआ है, 93814। इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं मिल रहा है, इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं मिल रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि इनकी प्लेस वैल्यू से लेटर्स का कोई संबंध नहीं मिले, तो हम उस केस में क्या करते हैं, जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया हुआ है हम उसको ही उसका कोड मान लेते हैं। जैसे टेप को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, TAPE। इसके सामने क्या दिया हुआ है, 4825। जब भी ऐसा होता है तो जितने लेटर्स की संख्या है उतने ही नंबर होते हैं। जैसे टेप में 4 लेटर है, TAPE, तो इधर भी हमको 4 नंबर दिए हुए हैं। शार्ट में 5 लेटर है तो यहाँ पे भी हमको 5 लेटर 93815 दिए हुए। तो इस स्थिति में T का कोड क्या हो जाएगा, 4, A का हो जाएगा 8, P का हो जाएगा 2 और E का हो जाएगा 5। अब शार्ट को कैसे लिखा हुआ है, शार्ट मतलब SHART। तो इसके लिए क्या कोड दिया हुआ है, 93814। S को 9, H को 3, A को 8, R को 1 और T को 4। इसको मिला भी सकते हैं, जैसे T मतलब 4 यहाँ पे भी दिया हुआ है, T मतलब 4 यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसके बाद A मतलब 8 यहाँ दिया हुआ है, A मतलब 8 यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये कॉमन भी यहाँ पे मिल रहे हैं। अब और आगे क्या कहा गया है, ट्यूब को भी कोडित किया हुआ है। तो ट्यूब यहीं लिख लेते हैं, ट्यूब को TUBE। T मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 4, U मतलब 6, B मतलब 7 और E मतलब 5। तो E मतलब 5 यहाँ पे भी हो गया और T मतलब 4 देखिए यहाँ पे भी कॉमन निकल के आ गया। तो ये कॉमन तो मिल रहा है। E5 यहाँ पे भी E5 दिया हुआ है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उस कूट भाषा में E को क्या कहा गया है, तो E मतलब 5 यहाँ भी है और E मतलब 5 यहाँ पे भी है। तो E के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, 5 का किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज से संबंधित ये प्रश्न है, चुनावी इलेक्शन से संबंधित है। अभी आने वाला मौसम चुनाव का ही है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। विजयी उम्मीदवार को 52% वोट मिले हैं और वो 360 वोटों से जीत गया। यदि 10% वोट अवैध घोषित किए गए तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल वोट जो होते हैं, कुल वोट, उसमें से कुछ वैध वोट होते हैं और कुछ अवैध वोट होते हैं। वैध मतलब जिस व्यक्ति को वोट डालना था उसने एक उम्मीदवार पे ही ठप्पा लगाया है, एक का ही बटन दबाया। अवैध कैसे होते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ
वोट्स को अवैध घोषित कर देता है क्योंकि उसने वोट ठीक से नहीं डाला, उसने किसी भी पार्टी का के निशान पे चिन्ह नहीं लगाया, और फिर उसके बाद उसने या तो दोनों पार्टी पे टप्पा लगा दिया, तो इस प्रकार के वोट अवैध होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, हमको कुल वोट की संख्या ज्ञात करनी है। वैध वोट कितने हो जाएंगे, अवैध वोट यहाँ पे 10% है, तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, वो 90% हो जाएंगे, क्योंकि कुल मिला के 100% वोट तो डले ही होंगे, 100% वोट तो डले ही होंगे। अब हमसे क्या कहा गया है, 2 उम्मीदवार थे, तो मान लेते हैं ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें से ए जीत जाता है, मान लेते हैं ये विनिंग कैंडिडेट है। अब इसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, 52% वोट मिले हैं। कुल वैध वोट का 52% इसको मिला है। जो फैसला होता है वो तो वैध और अवैध वो तो सिर्फ वैध वोटों के आधार पे ही होता है। तो वैध वोट जितने भी थे, यहाँ पे हमने 90% मान लिए हैं, लेकिन वैध वोट का जितना भी था उसका 52% ए को मिला, तो बाकी का 48% किसको मिला, बी को मिला। तो अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, ये 4% हो गया, मतलब ये 4% वोटों के अंतर से जीता है। विजयी उम्मीदवार को 52% वोट मिले थे और वो 360 वोटों से जीत गया। तो जो जीता उसको 52% वोट मिले और जो हारा उसको 48% वोट मिले, तो 4% के अंतर से वो जीत गया। और वोटों की संख्या कितनी थी, 360 थी, 4% है 360, मतलब कुल मिला के जितने वोट डले उसका जितने वैध वोट थे उसका 4% है 360, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 1% हो जाएगी 360 बटे 4, और प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटेगा तो ये बटे में जाएगा, तो 1/100 बराबर 360, मतलब मान लेते हैं वो संख्या x थी, तो x/4 बराबर x/100 बराबर 360/4, और इसको आगे हल कर लेते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 360 गुणित 100/4। इसको और आगे हल कर लेते हैं तो 4 ये हो जाएगा 90 से कट जाएगा, तो 90 गुणित 100 बराबर 9000, तो x का मान क्या हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो ये 9000 क्या है, कुल वैध वोटों की संख्या है, क्योंकि जो वैध वोट है वही जीत और हार का फैसला करते हैं। तो अब 90% की वैल्यू हो गई 9000, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो कुल वोट कितने हो जाएंगे, 9000 और 1000 10000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न भविष्य में आने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में 591 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 256 का अर्थ है सी इज डीप और 609 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। उस भाषा में ब्लू के लिए कौन से नंबर का कोड है, ये हमको ज्ञात करने को कहा गया है। हमसे क्या कहा गया है, 591, इसको कैसे कोडित किया गया है, स्काई इज ब्लू। अब दूसरा कोड क्या दिया हुआ है हमको दिया गया है 256, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी इज डीप। और तीसरा क्या कहा गया है तीसरा हमको कहा गया है 609, मतलब सी लुक्स ब्लू। तो अब इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है तो हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें 3 हमको कोड दिए हुए हैं, तो हमको 2-2 की तुलना करनी चाहिए और उनमें कॉमन लेटर मतलब कॉमन शब्द और कॉमन नंबर ढूंढना चाहिए, कॉमन संख्या ढूंढनी चाहिए। तो अगर शुरू के 2 के पेयर में कंपेयर करें तो शुरू के 2 में हमको क्या, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, स्काई इज ब्लू और सी इज डीप। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या हो गया, स्काई इधर कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, इज दिया हुआ है, तो इज यहाँ पे कॉमन हो गया और डीप
भी दोनों में नहीं दिया हुआ है। अब नंबर कौन सा कॉमन है दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 591, यहाँ दिया हुआ है 256, मतलब 5 कॉमन हो गया। तो इज के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, इज के लिए यूज किया गया है 5। अब इन दोनों को हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, अब 2 और 3 को कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी इज डीप, यहाँ पे दिया हुआ है सी लुक्स ब्लू। तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारा सी, यहाँ पे हो गया सी और यहाँ पे भी हो गया सी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5 तो हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे, तो 2 और 6 बचा हुआ है, यहाँ पे 609 है। तो क्या हो जाएगा, सी के लिए 6 हो जाएगा। सी के लिए यहाँ पे कौन सा कोड यूज किया गया है, 6 किया गया है। 2 और 3 को भी हमने कर लिया, अब 1 और 3 को करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्काई इज ब्लू, यहाँ पे दिया हुआ है सी लुक्स ब्लू। तो फिर यहाँ पे क्या कॉमन निकल के आया, ब्लू निकल के आया। यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू और यहाँ पे भी दिया हुआ है ब्लू। नंबर्स देखते हैं, 6 तो पहले इस्तेमाल हो गया, 0 9 बचा है, यहाँ पे 9 और 1 बचा है, मतलब 9 यहाँ पे कॉमन निकल के आया है। तो और वर्ड कौन सा कॉमन निकल के आया था, ब्लू। तो ब्लू के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल किया गया है, 9 किया गया है, नंबर इस्तेमाल किया गया है, 9 किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमें हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति हमको ज्ञात करनी है। जिस पैटर्न से ये आकृति आगे बढ़ रही है वही पैटर्न हमको ढूंढना है। तो अब देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ये एरो दिया हुआ है जिसमें एक शुरुआत में सर्कल लगा हुआ है, ये इस एंगल पे इस स्क्वायर में ऐसे डायगोनली आया हुआ है। आगे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में वो 45 डिग्री घूम गया है, इस दिशा में 45 डिग्री घूमा है। अब उसके आगे वाले में क्या हुआ है, उसके आगे वाले में भी यही हुआ है, फिर से 45 डिग्री घूम गया है, फिर उसके आगे वाले में 45 डिग्री घूम गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री अभी वो ऐसा है, इस तरीके से है। जब 45 डिग्री घूमेगा तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये घड़ी की सुइयों की दिशा में ही घूम रहा है, तो ये इस तरफ घूमेगा इस दिशा में। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आकृति बनेगी, ये सर्कल और ये उसके पीछे के 2 एंगल। तो ऐसी आकृति कौन से वाले ऑप्शन में दी हुई है, ऐसी आकृति 4 नंबर के ऑप्शन में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कैसे दिए हुए हैं, 48, 52, 61, 77 और 102। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ये छोटे छोटे संख्याओं के बीच में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो इस स्थिति में हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर 48 और 52 के बीच का अंतर देखें तो ये कितना होता है, 4। 52 और 61 के बीच का अंतर देखें तो ये कितना होता है, 9। 61 और 77 के बीच में कितने का अंतर होता है, 16। और 77 और 102 के बीच में कितने का अंतर होता है, 25। अब ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। ये 4 मतलब 2 का पूर्ण वर्ग, 9 मतलब 3 का पूर्ण वर्ग, 16 मतलब 4 का पूर्ण वर्ग और 25 मतलब 5 का पूर्ण वर्ग। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। 6 का वर्ग मतलब 36। तो 102 में अगर हम 36 जोड़ दें तो हमको मिलता है 138, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। उसमें कहा गया है इफ JPG is equal to 19 and PNG is equal to 23 तो TIF की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। JPG बराबर 19 दिया हुआ है। तो फिर से हम वही सिद्धांत लगाएंगे, जब भी अंग्रेजी के शब्दों को के समूह को या किसी वर्ड को या किसी लेटर को नंबर के रूप में कोडित किया जाता है तो हम प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ABC से लेके D तक, D से लेके XYZ तक अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4, X बराबर 24, Y बराबर 25 और Z बराबर 26।
तो अब हमसे कहा गया है जे पी जी। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, पी की प्लेस वैल्यू होती 16 और जी की प्लेस वैल्यू होती 7। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 10 और 16 26 और 7 33। 33 से यहाँ पे दिया हुआ है 19, 33 में से 19 कैसे ला सकते हैं, अगर हम 14 घटा दें तो हमको 19 मिलेगा। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, पी एन जी। पी मतलब 16, एन मतलब 14 और जी मतलब 7। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 16 और 14 को जोड़ा तो हुआ 30, तो 30 में 7 जोड़ा तो हुआ 37। और 37 में अब जैसा लॉजिक यहाँ पे लगाया था, हमने 14 घटाया था, तो हम यहाँ पे से भी 14 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 23। तो पी एन जी बराबर 23। मतलब ये क्या हुआ है, इनकी जो प्लेस वैल्यू थी, जैसे यहाँ 16, 14 और 7, इनको सबको आपस में जोड़ा और -14 कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे भी 10 धन 16 धन 7 -14 बराबर 19। इस तरीके से ये आया है। तो अब हमसे टी आई एफ का मान पूछा है, तो टी आई एफ क्या होता है, टी आई एफ, टी मतलब 20, धन आई मतलब 9 और धन एफ मतलब 6। तो अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 20 और 9 29 और 6 35, और 35 में से अगर हम 14 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 21। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा कि टी आई एफ का मान होगा 21। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है एक वस्तु की कीमत 4% बढ़कर 832 हो जाती है, उस वस्तु की मूल कीमत क्या है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको कलम उठाने की, पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है। 4% बढ़ के 832 हो जाती है, तो फिर उस वस्तु की मूल कीमत क्या हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 4% मतलब जो भी वस्तु थी, मान लेते हैं वो x थी, तो x वो अपने आप में पूरी 100% थी, 100% बढ़ी, तो 100% से 4% बढ़ी, तो अब कितनी हो जाएगी, 104% हो जाएगी। 104% की वैल्यू है 832 रुपये। तो फिर मान लेते हैं वो x संख्या थी, तो x का 104% 832 था, तो ये क्या हो जाएगा, 104 x गुणित 104 बटे 100 बराबर 832। इस समीकरण को हल करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको 4 से भी काट दें तो ये मिलता है 25 और ये मिलता है 4 दूना 8, फिर बचे 2 और 4, ये हो जाता है 28 और आगे हल करने पे हमको मिलेगा 832 बटे 28 और गुणित 25। बस इसको आगे हल कर लेंगे तो x का मान हमको मिलेगा 800। अब आगे इसको हम ऑप्शन से कैसे हल कर सकते थे। ऑप्शन से हल करने का ये तरीका होता हमको कि हम देखें तो ये अगर ऑप्शन से हल करें तो 800 का 1% कितना होता है, 8 होता है, और 1% बराबर होता है 8, तो 4% बराबर हो जाएगा 32। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली और दूसरी संख्या के बीच में जो लॉजिक लगा है और तीसरी और चौथी के बीच में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक हमको ढूंढना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। पहली और दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 196 और उसके सामने दिया हुआ है हमको 226। 196 के 26 प्रकार की संख्याएं आती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम ये देखते हैं कोई संख्या वर्ग या घन के आसपास है क्या, या खुद पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग है। तो 114 किसका पूर्ण घन होता है, पूर्ण वर्ग होता है। 196 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 14 का होता है। तो 14 का पूर्ण वर्ग होता है 196 और 225, मतलब अगर हम 15 का पूर्ण वर्ग कर लें तो ये क्या हो जाता है 225, और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो हमको 226 मिल जाता है। तो एक संख्या का पूर्ण वर्ग तो उसके अनुपात में दिया हुआ है उसके 1
बड़ी संख्या 14 और 15 का पूर्ण, 14 के बाद 15 का पूर्ण वर्ग धन 1। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है 256 और इधर दिया हुआ है 290, तो 256 मतलब 16 का पूर्ण वर्ग और यहाँ पे ये हो जाएगा 17 का पूर्ण वर्ग धन 1। 17 का पूर्ण वर्ग होता है 290 धन 1 बराबर 290। अब यहाँ पे इसी प्रकार कौन सी संख्या दी हुई है, 324 मतलब 18 का पूर्ण वर्ग, तो उसके सामने अनुपात में क्या हो जाएगा, 19 का पूर्ण वर्ग धन 1। 19 का पूर्ण वर्ग होता है 361, इसमें 1 जोड़ा तो ये हो जाता है 362। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सेट में संख्याएं दी हुई हैं, इनमें जो आपस में लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो जो अब लॉजिक लगा हुआ है वो कौन सा लॉजिक है वो हमको ढूंढना है। 3, 4, 24, तो 3, 4 और 24 और इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 4, 5 और 40। ये जो संख्याएं हैं 3 और 4, इसकी तुलना में जो आखिरी की तीसरे नंबर की संख्या है काफी बड़ी संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पे 4, 5 और आखिरी की संख्या काफी बड़ी संख्या है। तो फिर क्या होता है ऐसे केस में, हमें हमारा उत्तर मल्टीप्लिकेशन से या फिर वर्ग से या फिर घन से मिलता है। तो अब अगर हम देखें 3 और 4 से 24 कैसे मिल सकता है, 3 और 4 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। और 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें मतलब उसका दुगुना कर दें तो हमको 24 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 4 और 5 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको मिलता है 20, और 20 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 40। मतलब प्रथम दो संख्याओं का गुणा करने पे और उस गुणनफल का दोगुना करने पे हमें हमारी तीसरी संख्या मिल रही है। देखते हैं ये लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है। तो 4 और 6 का अगर हमने गुणा किया तो ये हो जाता है 24, और 24 का डबल होता है 48, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 36, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं होगा। इसी प्रकार 7 और 5 का गुणा होता है 35, और 35 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 70, यहाँ पे दिया हुआ है 42, ये भी सही नहीं होगा। फिर दिया हुआ है 7 और 3, 7 और 3 का गुणनफल होता है 21, और 21 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो मिलता है 42, ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर, शुरू के 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा। 2 और 7 का गुणनफल होता है 14, और 14 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।